यहाँ पे कह रहा है प्रूव डैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव करिए कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम फुल्ली डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आपको कहीं पे भी किसी भी पॉइंट में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बोला कि √2 को इरेशनल प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप इसको रेशनल लेट कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि इसको रेशनल नंबर मान लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। अब देखिए जैसे ही आप इसको रेशनल माने तो ये p/q के फॉर्म में आ जाएगा या फिर a/b के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा √2 इक्वल टू, इसको a/b के फॉर्म में लिख लेते हैं इस तरीके से। जब हम इसको रेशनल माने तो इसको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिख लीजिएगा वेयर a और b क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा a एंड b आर कोप्राइम पॉजिटिव इंटीजर। ए और बी क्या है, तो ए और बी कोप्राइम पॉजिटिव इंटीजर है। अब यहाँ पे हम ये भी समझेंगे कि कोप्राइम पॉजिटिव इंटीजर होता क्या है। तो यहाँ पे समझिए कोप्राइम नंबर। देखिए किसी भी दो नंबर को आप कोप्राइम नंबर बोल सकते हैं। कोप्राइम नंबर हमेशा पेयर में आएगा, सिंगल नंबर को आप कभी भी कोप्राइम नहीं बोल सकते हैं। तो किसी भी दो नंबर को आप कोप्राइम बोल सकते हैं यदि वो दोनों नंबर का एचसीएफ कितना आ जाए, 1 आ जाए। हमेशा यह रखिएगा, किसी भी दो नंबर को आप कोप्राइम बोल सकते हैं यदि उस दोनों नंबर का एचसीएफ 1 आ जाए। जैसे यहाँ पे हम आपको कोप्राइम नंबर लिखने का तरीका बताते हैं। इसका दो तरीका है। पहला तरीका है कि आप कोई भी दो लगातार नंबर ले लीजिए, जैसे 2 3 या फिर 3 4 या फिर 4 5। कोई भी दो नंबर आप लगातार ले लीजिए। जैसे हम ले लेंगे 20 और 21, या फिर आप ले लीजिए 49 और 50। मतलब कोई भी दो लगातार नंबर लीजिएगा तो वो नंबर कोप्राइम नंबर ही होगा। यानी ये दोनों नंबर का जब एचसीएफ निकलेगा तो 1 आएगा। किसी भी पेयर में आप एचसीएफ, यहाँ पे हर एक पेयर का जो एचसीएफ आएगा वो 1 ही आएगा। तो ये तो हो गया पहला तरीका। इसके बाद देखिए दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि आप कोई भी दो प्राइम नंबर एक साथ लिख लीजिए। जैसे एक 2 ले लीजिए और एक 5 ले लीजिए, ये दोनों प्राइम नंबर है। इसके बाद एक 5 ले लीजिए और एक 11 ले लीजिए, ये भी को प्राइम हो जाएगा। इसके बाद एक 13 ले लीजिए, एक 19 ले लीजिए, ये भी क्या है, को प्राइम है। एक 17 ले लीजिए और एक 29 ले लीजिए। मतलब कोई भी दो प्राइम नंबर आप ले लीजिए तो वो भी एक को प्राइम नंबर हो जाता है। यहाँ पे भी इसका एचसीएफ 1 ही आएगा। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि कोप्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो एचसीएफ उसका 1 आना चाहिए। मतलब किसी भी दो नंबर को हम कोप्राइम बोल सकते हैं यदि वो दोनों नंबर का एचसीएफ 1 आ जाए। इसको किस तरीके से लिखते हैं, तो पहला तरीका है कि आप कोई भी दो लगातार नंबर ले लीजिए तो वो कोप्राइम हो जाएगा। और दूसरा तरीका है कि कोई भी दो प्राइम नंबर ले लीजिए तो वो भी कोप्राइम ही रहेगा। इसके बाद एक चीज़ और समझिए, जैसे यहाँ से एक नंबर उठाइए 3 और 4 को, 3 और 4 का कॉमन ये फैक्टर निकालिए। जैसे 3 का फैक्टर निकालिए तो 3 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 4 किससे किससे कटेगा, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि दोनों नंबर का जो कॉमन फैक्टर है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो कोप्राइम नंबर का जो कॉमन फैक्टर आएगा वो ऑलवेज 1 आएगा। ऑलवेज, ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ आ गया। कोप्राइम नंबर, कोई भी अगर दो नंबर कोप्राइम नंबर है तो उसका कॉमन फैक्टर हमेशा 1 ही आएगा। जैसे और भी कोई नंबर ले लीजिए, जैसे 20 और 21 ले लेते हैं, 20 और 21। तो यहाँ पे दोनों नंबर का फैक्टर निकालिए तो 20 किससे किससे कटेगा, 1 से, 2 से, फिर ये 4 से भी कटेगा, फिर 5 से कटेगा, फिर 10 से कटेगा, फिर 20 से कटेगा, इस तरीके से। और 21 का निकालिए तो ये कटेगा 1 से, 3 से, फिर कटेगा 7 से और फिर कटेगा 21 से, इस तरीके से। और तो किसी से कटेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए दोनों का कॉमन फैक्टर, यहाँ पे देखिए 1 दोनों में है। 1 के अलावा कोई भी नंबर है जो दोनों में है, होगा ही नहीं। तो कोप्राइम नंबर का जो कॉमन फैक्टर होगा वो हमेशा 1 होगा। 1 के अलावा कोई और होगा ही नहीं। जैसे यहाँ से भी एक उठा लीजिए, जैसे 5 और 11 ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी दोनों नंबर का फैक्टर निकालिए तो 5 का तो फैक्टर क्या होगा, 1 और 5 होगा, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। 11 का क्या होगा, तो 1 और 11 होगा। यहाँ पे भी देखिए दोनों का कॉमन फैक्टर कितना है, 1 है। तो कोप्राइम नंबर का जो कॉमन फैक्टर होता है वो ऑलवेज 1 होता है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिखा गया था कि ए एंड बी आर कोप्राइम पॉजिटिव इंटीजर। और यहाँ पे देखिए कभी कभी दूसरा बुक में क्या लिख देगा, यहाँ पे इसी को दूसरे तरीका से लिख देता है कि वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर, ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर
इसके बाद लिखेगा हैविंग नो फैक्टर अदर देन 1, हैविंग नो फैक्टर अदर देन 1, यानी ए और बी क्या है, तो ए और बी इंटीजर है, लेकिन वैसा ही पॉजिटिव इंटीजर है जिसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। तो अब खुद बताइए ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट, क्या दोनों स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे हम बोलेंगे कि ए और बी को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका भी तो कॉमन फैक्टर 1 ही होगा। और जबकि यहाँ पे बोला कि ए और बी पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन वैसा पॉजिटिव इंटीजर है जिसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है, 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। तो दोनों तो सेम चीज़ ही है। तो आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, या तो इस तरीके से लिखिए या फिर इस तरीके से लिखिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे आइए, इसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो b को √2 से मल्टीप्लाई करिए, तो हो जाएगा √2b इक्वल टू a। इसके बाद आपको करना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे करिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिएगा तो इस तरफ हो जाएगा √2b का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, इधर हो जाएगा a स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे √2 का स्क्वायर 2 होगा और b का स्क्वायर करेगा तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू इधर हो जाएगा a स्क्वायर। अब 2 इधर देखिए मल्टीप्लाई में है b स्क्वायर के साथ, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2, और इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 1। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको एक थ्योरम को पहले समझना होगा। यहाँ पे थ्योरम बोल रहा है कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स a, यदि p a स्क्वायर को डिवाइड कर देगा तो p a को भी डिवाइड कर देगा, वेयर p इज अ प्राइम नंबर, और p क्या है तो प्राइम नंबर है। जैसे देखिए इस थ्योरम को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। जैसे बोला कि p है जो प्राइम नंबर है, तब p इक्वल टू आप कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए जो भी आपको दिमाग में आ रहा है। जैसे हम 3 ले लेते हैं, ये क्या है एक प्राइम नंबर है, और a का वैल्यू यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे a का वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं 6। अब देखिए हमको यहाँ पे चेक करना है कि क्या p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे a का वैल्यू 6 है, तो a स्क्वायर करिएगा तो ये 6 स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब p का वैल्यू 3 है, तो इसको डिवाइड करिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 36/3, ये बिल्कुल डिवाइड कर देगा 12 बार में। तो अब आपको देखना है कि क्या p है जो a को भी डिवाइड कर देगा, यानी 6 है जो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक करिए, तो ये भी 2 बार में बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल लेके देखिए, जैसे हम p का वैल्यू ले लेते हैं 5 और a का वैल्यू ले लेते हैं 10। अब देखिए जब a स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ देखिए तो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा 100/5, तो बिल्कुल डिवाइड हो रहा है 20 बार में। अब a को चेक करिए, तो a का वैल्यू है 10, तो 10 को डिवाइड करिए 5 से, तो ये भी बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा 2 बार में। तो यहाँ पे देखें कि यदि p a स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है तो p a को भी डिवाइड कर दे रहा है। जाके अब दोनों केस में यहाँ पे देखें, अब देखिए ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए आप p का वैल्यू ले लिए 2, 2 भी एक प्राइम नंबर है, और a का वैल्यू ले लीजिए 3। अब यहाँ पे डिवाइड करिए a स्क्वायर को, तो a स्क्वायर करिएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 9/2। अब बताइए क्या 2 से 9 कभी कटेगा? कंप्लीटली नहीं ना कटेगा, डिवाइड का मतलब कंप्लीटली, तो ये तो नहीं होगा। अब a को डिवाइड करिए, तो a का वैल्यू है 3 को डिवाइड करिए 2 से, तो ये भी बिल्कुल डिवाइड नहीं होगा कंप्लीटली। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख लिए कि यदि p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड कर दे रहा है, जो कि यहाँ पे आप 2 केस देखें। पहला में 6 का स्क्वायर को ये 3 डिवाइड कर दिया, तो 3 है जो 6 को भी डिवाइड कर दिया। सेकंड केस में 5 है जो 10 के स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, तो 5 10 को भी डिवाइड कर दे रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर p a स्क्वायर को डिवाइड नहीं कर पाएगा तो p a को भी डिवाइड नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे 2 है जो 3 का स्क्वायर को डिवाइड नहीं किया, तो 2 3 को भी डिवाइड नहीं किया। तो यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस कर लें कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा ही करेगा, बिल्कुल करेगा। और यदि p a स्क्वायर को डिवाइड नहीं कर पाएगा तो p a को भी डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो पहले इसी को आप समझ लीजिए। तो इसके बाद यहाँ पे आइए क्वेश्चन में, तो यहाँ पे भी है a स्क्वायर अपॉन 2, और 2 क्या है प्राइम नंबर है। तो यदि 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर देगा तो 2 a को भी डिवाइड करेगा, जो कि अभी आप चेक भी किए थे। तो यहाँ पे इसको लिखिए, इफ 2 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 2 ऑल्सो डिवाइड्स a। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इफ 2 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 2 ऑल्सो डिवाइड्स a,
इसका बाद आपको लेट करना होगा, लेट a इक्वल टू 2c। अब यहाँ पे समझिए, हम a इक्वल टू क्यों लेट किए, b इक्वल टू क्यों नहीं लेट कर लिए? तो यहाँ पे 2 किसको डिवाइड करा है, a को डिवाइड करा है ना, यहाँ पे 2 a को डिवाइड करा, इसी कारण आपको a इक्वल टू लेट करना होगा। यदि यहाँ पे b रहता, 2 b को डिवाइड करता, तो हम b इक्वल टू लेट करते। आ रहा बात समझ में? यहाँ पे 2 a स्क्वायर को डिवाइड करा और 2 a को भी डिवाइड करा, तो यहाँ पे a इक्वल टू 2c लेट करना होगा। और 2c ही क्यों लेट करना होगा? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। अगर यहाँ पे √3 रहता, अगर वहाँ पे √3 रहता तो आपको यहाँ पे a इक्वल टू 3c लेट करना होता। अगर √5 रहता तो a इक्वल टू 5c लेट करना होता। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे इसको लिख दीजिए वेयर, इस c के बारे में। c क्या है यहाँ पे? तो c है जो सम इंटीजर है, तो c इज सम इंटीजर। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गया होगा कि a इक्वल टू 2c क्यों लेट हुआ, क्योंकि आपको √2 को इरेशनल प्रूव करना है। और a इक्वल टू ही क्यों लेट हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2 a को डिवाइड करा, इसी कारण a इक्वल टू लेट हुआ है। अब इस a के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करना है, तो यहाँ पे पुट करिए, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन 1 को नोट कर लीजिए। तो ये दे रखा है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू, ए का वैल्यू कितना 2c है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 4c स्क्वायर अपॉन 2, ये कटेगा 2 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा 2c स्क्वायर। तो ये हो गया बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। देखिए इसको आप उलट के भी लिख सकते हैं ना, तो उलट के लिखिएगा तो ये हो जाएगा 2c स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ से बताइए 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए वही चीज़ हो गया, यहाँ पे 2 प्राइम नंबर है और यदि 2 बी स्क्वायर को डिवाइड कर देगा तो 2 बी को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखना होगा, इफ 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर देन 2 ऑल्सो डिवाइड्स बी। यदि 2 बी स्क्वायर को डिवाइड कर देगा तो 2 बी को भी डिवाइड करेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए, जैसे 2 है जो बी को भी डिवाइड कर दे रहा है, और यहाँ पे ऊपर में आप देखें कि 2 है जो ए को भी डिवाइड कर दे रहा है। यहाँ पे देखें ना 2 ए को भी डिवाइड कर दे रहा है, और यहाँ पे आप देखें कि 2 है जो बी को भी डिवाइड कर दे रहा है। यानी ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 हो जाएगा। जैसे अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे देखिए, जैसे 2 है जो 4 को भी डिवाइड कर देगा और 2 है जो 6 को भी डिवाइड कर देगा। तो आप बताइए 4 और 6 का कॉमन फैक्टर 2 होगा कि नहीं होगा? आप निकाल के देखिए, अगर नहीं पता चल रहा है तो। जैसे आप 4 का फैक्टर निकालिए तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 6 का फैक्टर निकालिए तो किससे किससे कटेगा, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। तो यहाँ पे देखिए इसका कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ पे देखें ना कि इसका एक कॉमन फैक्टर 2 तो आ ही रहा है। भले 2 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर आ जाए, लेकिन एक कॉमन फैक्टर तो 2 आ रहा है, क्योंकि ये दोनों नंबर 2 से कट रहा है। तो इसका एक कॉमन फैक्टर 2 आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। जैसे दूसरा नंबर लेके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ले लीजिए, एक हम ले लेते हैं 10, और जैसे 10 मत लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, जो कि 3 से कट जाएगा, और एक ले लीजिए 12, ये भी 3 से कट जाएगा। तो आप 6 और 12 का फैक्टर निकालिएगा तो उसका कॉमन फैक्टर में एक 3 आएगा ही आएगा। नहीं तो देखिए यहाँ पे हम 6 का फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, और किससे कटेगा, 3 से कटेगा, फिर 6 से कटेगा। और 12 का निकाल लीजिए, तो 12 का निकालेगा तो ये 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, और फिर 4 से भी कटेगा, फिर 6 से, और फिर 12 से, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए इसका कॉमन फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है, और यहाँ पे 6 भी है। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 से दोनों नंबर कट रहा था ना, तो इसका एक कॉमन फैक्टर 3 तो है ही है। तो 3 के अलावा भले ही और दूसरा भी कॉमन फैक्टर आ जाए, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे जब दोनों नंबर 3 से कट रहा है तो इसका एक कॉमन फैक्टर तो 3 रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए एक कॉमन फैक्टर 2 आ गए, यानी ये दोनों नंबर 2 से भी कट जाएगा। एक कॉमन फैक्टर 6 आ गए, यानी ये दोनों नंबर 6 से भी कट जाएगा। इसका मतलब ये होता है। तो जब यहाँ पे ये दोनों नंबर 3 से कट रहा है तो इसका एक कॉमन फैक्टर तो 3 आएगा ही आएगा, जो कि यहाँ पे आ भी रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपका था वो 2 है जो ए को भी डिवाइड कर दे रहा था, और 2 है जो बी को भी डिवाइड कर दे रहा था। यानी
ए है जो 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है और बी है जो ये भी 2 से डिवाइड हो जा रहा है, यानी ए और बी का कॉमन फैक्टर एक तो 2 होगा ही होगा। ये बात तो आपको आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे इसको लिखिए, हेयर ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर 2। ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या होगा? 2 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बट यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, जैसे स्टार्टिंग में आप यदि देखें तो ए और बी क्या था, को प्राइम नंबर था। ए और बी को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर माने हैं ना, और को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर का कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, जो कि आपको निकाल के भी दिखाए थे। इसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर इसका 1 होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ आपको लिखना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे हो जाएगा, बट ए एंड बी आर को प्राइम, सो इट्स कॉमन फैक्टर इज ओनली 1। इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। तो ये तो एक कंट्राडिक्शन हो गया। कंट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है कि मतलब आना चाहिए कुछ और आ जा रहा है कुछ। जैसे यहाँ पे ए और बी को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर था, तो इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ए और बी का कॉमन फैक्टर देखिए 2 आ गया। तो ये कंट्राडिक्शन हो गया ना। कंट्राडिक्शन इसी को कहते हैं कि मतलब आना चाहिए कुछ और आ जा रहा है कुछ। यहाँ पे दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आना चाहिए था और यहाँ पे दोनों का कॉमन फैक्टर 2 आ गया। तो यहाँ पे इसको नोट करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा, दिस contradiction has been arising because of our incorrect assumption। ये कंट्राडिक्शन क्यों एराइज हुआ? ये कंट्राडिक्शन इसलिए एराइज हुआ क्योंकि हमारा एजम्पशन ही क्या था, इनकरेक्ट था, यानी हम माने ही थे गलत थे। और क्या गलत माने थे? तो यहाँ पे देखिए, डेट √2 इज अ रेशनल नंबर। हम √2 को क्या मान लिए थे, रेशनल नंबर। स्टार्टिंग में हम √2 को क्या मान लिए थे, रेशनल नंबर मान लिए थे। तो वहीं हमारा जो अजम्पशन था कि √2 इज अ रेशनल नंबर, वो एक इनकरेक्ट अजम्पशन था। इसी वजह से ये कंट्राडिक्शन यहाँ पे आया कि ए और बी का कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए और यहाँ पे आ गया 2। तो क्यों आया आपको पता चल रहा ना, क्योंकि यहाँ पे आप स्टार्टिंग में √2 को क्या मान लिए थे, रेशनल नंबर मान लिए थे, जिसी वजह से ये कंट्राडिक्शन यहाँ पे एराइज हुआ। तो यहाँ पे फिर लास्ट में आप लिख लीजिएगा, हेंस √2 is an irrational number। तो इसी तरीके से आपको भी इसको प्रूव कर लेना है। और हमें लगता है कि आपको कहीं पे भी किसी पॉइंट में अब परेशानी नहीं होगा। अगर अभी भी आपको किसी पॉइंट में दिक्कत है तो एक कमेंट जरूर करिए। एग्जाम्पल सेकेंड, यहाँ पे कह रहा है, प्रूव डैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव करिए कि √3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ भी आपको वही काम करना होगा। सबसे पहले इसको रेशनल लेट करना होगा। तो यहाँ पे लेट करिए, लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। अब देखिए, जैसे ही आप इसको रेशनल लेट करिएगा तो ये a/b के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा √3 = a/b। और यहाँ पे नोट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा, वेयर a एंड b आर को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर। जहाँ a और b क्या है, तो a और b को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर है। इस तरीके से इसके बाद क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा √3b = a हो जाएगा। और इसके बाद आपको करना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे करिए, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इधर जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेगा तो ये √3b का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर a का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, √3 का स्क्वायर करेगा तो 3, और b का स्क्वायर करेगा तो b स्क्वायर = a स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर = a²/3। अब देखिए, 3 एक प्राइम नंबर है, तो अगर 3 a² को डिवाइड कर देगा तो 3 a को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ आपको लिखना है, इफ 3 डिवाइड्स
ए स्क्वायर देन 3 ऑल्सो डिवाइड ए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे इसको आप इक्वेशन 1 लेट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा लेट ए इक्वल टू 3c। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में √2 को प्रूव करना था, तो यहाँ पे हम लेट किए थे a इक्वल टू 2c, यहाँ पे √3 को प्रूव करना था, a इक्वल टू 3c हो जाएगा। और a इक्वल टू ही क्यों लेट किए, क्योंकि यहाँ पे 3 a को डिवाइड कर रहा, इसी कारण a इक्वल टू ही आपको लेट करना है। और यहाँ पे लिख दीजिएगा वेयर c इज सम इंटीजर। c क्या है, तो सम इंटीजर है। यहाँ तक तो क्लियर होगा बात। इसके बाद इस a के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करना होगा, तो यहाँ पे लिखिए पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इक्वेशन 1 को नोट कर लीजिए। तो ये दे रखा है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 3। तो यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए का वैल्यू 3c है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3c का होल स्क्वायर अपॉन 3। तो यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 9c स्क्वायर अपॉन 3। ये कट जाएगा 3 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा 3c स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। अच्छा, इसको आप उलट के भी तो लिख सकते हैं, 3c स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ से बताइए सी स्क्वायर इक्वल टू ये जो 3 मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 3। अब यहाँ पे देखिए 3 क्या है, प्राइम नंबर है, तो अगर 3 बी स्क्वायर को डिवाइड कर देगा तो 3 बी को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पर भी ये चीज़ लिखना होगा। तो यहाँ पे लिखिए इफ 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर देन 3 ऑल्सो डिवाइड बी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 3 है जो b को भी डिवाइड कर दे रहा है, और यहाँ पे आप देखें कि 3 है जो a को भी डिवाइड कर दे रहा है, यानी 3 a और b दोनों को डिवाइड कर दे रहा है, यानी a और b का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 है जो a को भी डिवाइड कर दे रहा है और 3 है जो b को भी डिवाइड कर दे रहा है। तो जब 3 है जो a को भी डिवाइड कर दे रहा, b को भी डिवाइड कर दे रहा, तो a और b का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 3 हो जाएगा। एक तो कॉमन फैक्टर 3 होगा ही होगा, बाकी और भी कुछ हो जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन एक कॉमन फैक्टर दोनों का जो 3 होगा ही होगा। ये बात तो आपको समझ आना ही चाहिए। तो यहाँ पे लिखिए हेयर a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 3। a एंड b है कॉमन फैक्टर 3, लेकिन आप a और b को कोप्राइम नंबर माने थे, तो यहाँ पे लिखिए बट a एंड b आर कोप्राइम, so its common factor is क्या हो जाएगा, ओनली 1 होगा ना। इट्स कॉमन फैक्टर इज ओनली 1। ए और बी को प्राइम नंबर है, तो इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, जबकि यहाँ पे ए और बी का कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है। अब बताइए, तो ये तो एक कंट्राडिक्शन हो गया कि ए और बी का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आना चाहिए और यहाँ पे आ गया 3, तो ये कंट्राडिक्शन हो गया ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा दिस कंट्राडिक्शन हैज़ बीन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। ये कंट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ, तो ये हमारे इनकरेक्ट अजम्पशन के कारण ही अराइज हुआ। और हमारा इनकरेक्ट अजम्पशन क्या था कि हम √3 को रेशनल मान लिए थे। तो यहाँ पे फिर लास्ट में लिख लीजिएगा हेंस अंडर √3 इज एन इरेशनल नंबर। इस तरीके से आपको प्रूव कर लेना है। एग्जाम्पल 3 देखिएगा, यहाँ पे करा प्रूव डैट 3 अंडर √2 इज इरेशनल। प्रूव करिए कि 3 अंडर √2 क्या है, तो इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले वही काम करना है, इसको रेशनल मान लेना है। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट 3 अंडर √2 इज अ रेशनल नंबर। अब देखिए जैसे ही आप इसको रेशनल माने तो ये a/b के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 अंडर √2 इक्वल टू a अपॉन b। और यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वेयर a एंड b आर कोप्राइम पॉजिटिव इंटीजर। a और b क्या है, तो a और b कोप्राइम पॉजिटिव इंटीजर है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आप क्या करिए, यहाँ पे देखिए ये 3 को, या फिर आप ऐसे करिए जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3b इंटू अंडर √2 इक्वल टू a। ऐसा ही होगा ना जब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा।
तो यहाँ पे देखिए √2 के साथ ये 3b क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा √2 इक्वल टू ए अपॉन 3b। ये 3b इधर मल्टीप्लाई में था तो इस तरफ आके डिवाइड में हो गया। यहाँ पे हम क्या किए हैं कि ई रेशनल नंबर को एक तरफ और रेशनल नंबर को एक तरफ कर लिए। जैसे यहाँ पे √2 क्या है, ई रेशनल नंबर है, और ए अपॉन 3b क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। जैसे ए और बी क्या था, कोप्राइम पॉजिटिव इंटीजर था, तो यहाँ पे आप ए और बी का वैल्यू पुट करिए जो कोप्राइम पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और इसको पूरा को कैलकुलेट करिएगा तो ये एक रेशनल नंबर ही आएगा। तो यहाँ पे नोट करिए हियर √2 इज irrational but a upon 3b is rational। अब आप एक बात बताइए कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर कभी भी आपस में इक्वल होगा, कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए सो √2 इज नॉट इक्वल टू ए अपॉन 3b, यानी इरेशनल और रेशनल कभी भी आपस में इक्वल नहीं होगा। और जबकि यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या हो गया था, इक्वल आ गया है। तो यहाँ पे इक्वल ये क्यों आ गया, क्योंकि आप इसको स्टार्टिंग से ही रेशनल मान के चल रहे हैं, इस वजह से इक्वल आ गया ना। तो ये तो एक कंट्राडिक्शन है कि रेशनल और इरेशनल नंबर आपस में इक्वल नहीं हो सकता, जबकि यहाँ पे दोनों आपस में इक्वल आ रहा है। तो ये तो एक कंट्राडिक्शन हो गया। तो यहाँ पे लिखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा दिस कंट्राडिक्शन हैज बीन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। ये कंट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ, तो ये अराइज हुआ बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, हमारे इनकरेक्ट अजम्पशन के कारण ही ये कंट्राडिक्शन अराइज हुआ है। और हमारा इनकरेक्ट अजम्पशन क्या था कि हम 3√2 को रेशनल मान लिए थे। तो यहाँ पे लास्ट में लिख लीजिएगा हेंस 3√2 इज इरेशनल। तो इस तरीके से इसको प्रूव करना था। एग्जाम्पल 4, यहाँ पे कह रहा प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल। प्रूव करिए कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे वही काम करिए, पहले इसको आप रेशनल लेट करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। अब देखिए जैसे ही आप इसको रेशनल लेट किए तो फिर ये ए बाई बी के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा √5 इक्वल टू ए अपॉन बी, और यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा वेयर ए एंड बी आर को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर। ए और बी क्या है, तो ए और बी को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर है। इसके बाद क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा b√5 इक्वल टू ए, और इसके बाद स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना होगा। तो यहाँ पे करिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा b√5 का होल स्क्वायर, और इस तरफ हो जाएगा ए स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए b का स्क्वायर करिएगा तो ये b स्क्वायर हो जाएगा, और √5 का स्क्वायर करिएगा तो 5, यहाँ पे 5 को आगे लिख देते हैं इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 को इधर ले आइए तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 5, इस तरीके से। अब देखिए 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो यदि 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर देगा तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको लिखना है। तो इफ 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन यहाँ पे हो जाएगा 5 ऑल्सो डिवाइड्स ए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और इसको आप मान लीजिएगा इक्वेशन 1। इसके बाद देखिए आपको लेट करना होगा, लेट ए इक्वल टू 5c। यहाँ पे आ रहा है समझ में 5c क्यों लेट किए, क्योंकि यहाँ पे √5 को इरेशनल प्रूव करना था, इस वजह से 5c लेट किए। और a इक्वल टू क्यों लेट किए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 है जो a को डिवाइड करा, इसी वजह से a इक्वल टू लेट किया गया है। और यहाँ पे c के बारे में लिख लीजिए, वेयर c इज सम इंटीजर। c क्या है, तो ये कोई इंटीजर हो सकता है। इसके बाद आप a के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करिए। तो यहाँ पे देखिए पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को लिख दे रहे हैं। तो ये है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए का वैल्यू 5c है ना, तो यहाँ पे 5c रखिएगा तो 5c का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 5। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में जब होल स्क्वायर करेगा तो 25c स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा, और ये कटेगा 5 से 25 कटेगा 5 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा 5c स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 5c²। अच्छा, इसको आप उलट के भी तो लिख सकते हैं, डेट मीन्स 5c² इक्वल टू b²। अब देखिए 5 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा c² इक्वल टू b²/5। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे 5 क्या है, प्राइम नंबर है, तो यदि 5 b² को डिवाइड कर देगा तो 5b को भी डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखिए इफ 5 डिवाइड्स b² देन 5 ऑल्सो डिवाइड्स b। यदि 5 b² को डिवाइड कर देगा तो 5b को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5b को डिवाइड कर रहा है और ऊपर में आप देखे थे कि 5a को भी डिवाइड कर रहा है, यानी a और b का कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है, a को भी और b को भी, तो a और b का कॉमन फैक्टर 5 हो जाएगा। और जैसे अगर आपको समझना है तो जैसे देखिए, एक नंबर ले लीजिए 10 जो कि 5 से कट जाएगा, और एक नंबर ले लीजिए 15, ये भी क्या हो जाएगा, 5 से कट जाएगा। तो अगर 10 5 से भी कट रहा है और 15 भी 5 से कट रहा है, तो 10 और 15 का कॉमन फैक्टर एक 5 होगा ही होगा। जैसे निकाल के देखिए, 10 का फैक्टर निकालिएगा तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से और 10 से। इसके बाद 15 का फैक्टर निकालिएगा तो ये 1 से कटेगा, फिर 3 से, फिर 5 से और फिर 15 से। तो देखिए इसका एक कॉमन फैक्टर 1 है, फिर एक 5 है, तो 5 इसका एक कॉमन फैक्टर है ना। भले 5 के अलावा और भी कोई कॉमन फैक्टर आ जाए वो अलग बात है, लेकिन एक कॉमन फैक्टर ये दोनों नंबर का 5 रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे भी क्या था कि जो a है वो 5 से डिविजल हो रहा है और b भी है जो 5 से डिविजल हो रहा है, तो यहाँ पे भी a और b का एक कॉमन फैक्टर 5 तो होगा ही होगा। ये बात आपको समझ आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखिए हियर a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 5। ए और बी का कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है, 5 है। बट यहाँ पे आप देखिए स्टार्टिंग में आप ए और बी को क्या माने थे, को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर माने हैं। तो जब आप ए और बी को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर माने हैं तो इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। तो यहाँ पे इसको लिखना होगा, यहाँ पे लिखिए बट ए एंड बी आर को प्राइम। ए और बी क्या है, तो ए और बी को प्राइम है। तो जब ए और बी को प्राइम है तो इसका जो कॉमन फैक्टर होगा, सो इट्स कॉमन फैक्टर इज ओनली 1। इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, क्योंकि को प्राइम है। अब आप बताइए, ए और बी का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे आ रहा है कितना, 5 आ रहा है। तो ये तो एक कंट्राडिक्शन हो गया ना, कि आना चाहिए कुछ और आ जा रहा है कुछ, तो ये तो एक कंट्राडिक्शन हो गया। तो यहाँ पे लिखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा दिस कंट्राडिक्शन हैज़ बीन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। ये कंट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ, तो ये अराइज हुआ हमारे इनकरेक्ट अजम्पशन के कारण। और हमारा इनकरेक्ट अजम्पशन क्या था कि हम √5 को रेशनल नंबर मान लिए थे। तो यहाँ पे लास्ट में लिख लीजिएगा हेंस √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसी तरीके से आपको प्रूफ कर लेना है। एग्जाम्पल 5, यहाँ पे बोला है प्रूव डेट 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव करिए कि 5 माइनस √3 क्या है, तो एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे भी वही काम करना है, सबसे पहले आप इसको रेशनलेट करिए। तो हो जाएगा लेट 5 माइनस √3 इज अ रेशनल नंबर। अब देखिए जैसे ही आप इसको रेशनलेट किए तो ये a/b के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 माइनस √3 इक्वल टू a/b। और यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वेयर ए एंड बी आर को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर। ए और बी क्या है, तो ए और बी को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करिए कि a/b को इधर ले आइए, √3 को उधर लेके चल जाइए। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस a/b। a/b इधर प्लस में था तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, और √3 इधर माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, इस तरीके से। यानी इरेशनल वाला को एक तरफ, रेशनल वाला को एक तरफ कर लिए। यहाँ पे देखिए ये जो नंबर आपको दिख रहा है 5 माइनस a/b क्या है, रेशनल नंबर है ना, और √3 इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे इसको नोट करिए, हियर 5 माइनस a/b इज रेशनल बट √3 इज इरेशनल।
अब आप एक चीज़ बताइए कि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर कभी भी दोनों आपस में इक्वल हो सकता है? कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखिए सो 5 माइनस ए अपॉन बी इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट 3। और यहाँ पे आप देखिए ऊपर में कि दोनों आपस में क्या आ गया है? इक्वल आ गया। तो ये इक्वल आ गया तो ये तो एक कंट्राडिक्शन हो गया। यहाँ पे रेशनल और इरेशनल आपस में इक्वल नहीं आना चाहिए, जबकि यहाँ पे इक्वल आ गया, तो ये तो एक कंट्राडिक्शन हो गया। अब कंट्राडिक्शन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे आप इसको स्टार्टिंग में रेशनल मान लिए थे। तो यहाँ पे इसको नोट करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा दिस कंट्राडिक्शन हैज़ बीन एराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। यह कंट्राडिक्शन क्यों एराइज हुआ? तो ये हमारे इनकरेक्ट अजम्पशन के कारण ही एराइज हुआ है। और हमारा इनकरेक्ट अजम्पशन क्या था कि 5 माइनस अंडर रूट 3 को हम रेशनल नंबर मान लिए थे। तो यहाँ पे फिर लास्ट में लिख लीजिएगा हेंस 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इरेशनल। एग्जाम्पल 6, यहाँ पे बोल रहा है प्रूव डैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। प्रूव करिए कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ भी आपको वही काम करना है। सबसे पहले इसको रेशनल लेट करिए। तो हो जाएगा लेट 3 प्लस 2 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, इस तरीके से। अब देखिए जैसे ही आप इसको रेशनल लेट किए तो इसको आप ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी। और यहाँ पे नोट कर लीजिएगा वेयर ए एंड बी आर को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर। जहाँ ए और बी क्या है? तो ए और बी को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर है, इस तरीके से। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप क्या करिए कि 3 को पहले उधर भेजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अंडर रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी। या 3 प्लस में है ना, तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, डेट मीन्स -3। इसके बाद यहाँ पे देखिए 2 क्या है? मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, डेट मीन्स 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 5 इक्वल टू 1/2 और ये पूरा के साथ इनटू में आ जाएगा, डेट मीन्स ए अपॉन बी -3। इस तरीके से। पहले आप ये बताइए कि यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो यहाँ पे देखिए जैसे 2x इक्वल टू रहेगा 3, तो बोलेगा x का वैल्यू क्या होगा? तो आप क्या करते हैं x इक्वल टू 3/2 कर देते हैं। तो ये हुआ पहला तरीका लिखने का। इसी का दूसरा तरीका लिखने का क्या है कि जैसे 2x इक्वल टू 3 है तो x का वैल्यू आपसे पूछेगा, तो x इक्वल टू ये जो 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके 1/2 हो जाएगा डिवाइड में, तो 1/2 और ये जो पहला वाला नंबर था इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इस तरीके से। अब आप खुद सोचिए कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? ये भी 3/2 है, ये भी 3/2 है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग है। तो यहाँ पे भी हम वही काम किए हैं, 2 को इधर लेके आए तो ये 1/2 हो गया और ये पूरा के साथ इनटू में आ गया, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए रूट 5 क्या है? इरेशनल, और जबकि ये वाला जो टर्म आपको दिख रहा है ये नंबर वो रेशनल है। तो यहाँ पे लिखिए हियर अंडर रूट 5 इज इरेशनल बट 1/2 इंटू ए अपॉन बी -3 इज रेशनल। अब बताइए एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर कभी भी आपस में इक्वल होगा? कभी भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा सो अंडर रूट 5 इज नॉट इक्वल टू 1/2 इंटू ए अपॉन बी -3। एक इरेशनल और रेशनल कभी भी आपस में इक्वल नहीं होगा, जबकि यहाँ पे देखिए दोनों आपस में इक्वल आ गया। तो ये तो एक कंट्राडिक्शन हो गया कि इरेशनल और रेशनल आपस में इक्वल नहीं होता, जबकि यहाँ पे इक्वल आ रहा है। तो इक्वल क्यों आया? क्योंकि आप स्टार्टिंग में ही इसको रेशनल नंबर मान लिए थे, इस वजह से ये इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे लिखिए, तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा दिस कंट्राडिक्शन हैज बीन एराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। ये कंट्राडिक्शन क्यों एराइज हुआ? तो ये हमारे इनकरेक्ट अजम्पशन के कारण ही एराइज हुआ है। और हमारा इनकरेक्ट अजम्पशन क्या था कि हम 3 प्लस 2 रूट 5 को एक रेशनल नंबर लेट कर लिए थे। तो यहाँ पे फिर लास्ट में लिख लीजिएगा हेंस 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल। तो इस तरीके से आपको प्रूव कर लेना है। एग्जाम्पल 7, यहाँ पे कह रहा है प्रूव डैट अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 इज इरेशनल। प्रूव करिए कि अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 है जो कि एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ भी आपको वही काम करना होगा, सबसे पहले इसको रेशनल लेट करना होगा। तो लेट करिए लेट अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। इस तरीके से पहले आपको लेट करना है। इसके बाद जैसे आप इसको रेशनल लेट किए तो ये ए बाई बी के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन
बी, और यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा वेयर ए एंड बी आर को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर। जहाँ ए और बी क्या है तो ए और बी को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है कि या तो √2 को या फिर √5 को किसी एक को RHS में लेके आइए। या तो √2 को इधर लाइए या फिर √5 को इधर लाइए। तो हम यहाँ पे देखिए √2 को इधर लेके आते हैं तो √5 यहीं पे रह जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा a/b, और √2 इधर आके निगेटिव हो जाएगा ना, -√2। आप चाहिए तो √5 को भी ला सकते हैं, जिसको मैंने उसको लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा √5 इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम b आएगा। तो यहाँ पे a और यहाँ पे बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √2b, यही होगा ना। इसके बाद आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा b√5 इक्वल टू a माइनस √2b। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप क्या करिएगा, आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिए। यहाँ पे करना होगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे पहले आप एक और समझ लीजिए, ऊपर हम किए क्या हैं। सबसे पहले इसको हम रेशनल मान लिए थे, तो जैसे ही रेशनल मान लिए थे ये a/b के फॉर्म में आ गया। इसके बाद हम यहाँ पे एक नंबर को RHS में ले गए हैं, आप किसी को भी ले जा सकते हैं। हम यहाँ पे √2 को ले गए हैं तो √2 इधर आके नेगेटिव हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम एलसीएम लिए हैं तो a की जगह a रह गया और यहाँ पे √2b हो गया। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो b को √5 के साथ तो b√5 हो जाएगा, इधर जो है वही है। इसके बाद आपको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना है तो यहाँ पे करिए तो ये हो जाएगा b√5 का होल स्क्वायर और इधर RHS में हो जाएगा a माइनस √2b का होल स्क्वायर, इस तरीके से। अब यहाँ पे डिराइव करिए तो b का स्क्वायर करिएगा तो b स्क्वायर और √5 का स्क्वायर करिएगा तो 5 ना, तो यहाँ पे 5 को आगे में लिख दे रहे हैं तो ये आ जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू। अब इस तरफ देखिए ये टूटेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी फार्मूला पे इसको डिराइव करना है तो डिराइव करिए। तो a की जगह a है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, उसके बाद होता है b स्क्वायर तो b की जगह है √2b तो यहाँ पे होगा √2b का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद होता है -2ab, तो यहाँ पे देखिए -2 a की जगह तो a ही रहेगा और b का वैल्यू कितना है √2b है तो यहाँ पे आ जाएगा √2b। तो यहाँ पे हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे देखिए √2 का स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा 2 ना, और b का स्क्वायर करेगा तो b स्क्वायर, और यहाँ पे इसको लिखिए तो ये हो जाएगा 2ab इंटू √2, इस तरीके से। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद आप क्या करिए कि ये रूट वाला को एक तरफ, अब बिना रूट वाला को एक तरफ कर लीजिए। तो यहाँ पे ये रूट वाला है ना तो इसको इधर लेके चलाते हैं तो ये निगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2ab इंटू √2 इक्वल टू, और यहाँ पे था a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और ये 5b स्क्वायर को इधर लेके आइए तो यहाँ पे इधर आके -5b स्क्वायर हो जाएगा। पहले यहाँ तक आप ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना है। जैसे यहाँ पे रूट वाला को एक तरफ कर लिए, बिना रूट वाला को एक तरफ कर लिए और तो कुछ किए नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2ab इंटू √2 इक्वल टू a स्क्वायर, और यहाँ पे देखिएगा 2b स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा -3b स्क्वायर। अरे बस समझ में, जैसे 2 - 5 -3 होगा ना, b स्क्वायर है तो b स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे देखिए √2 के साथ 2ab क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो जब 2ab मल्टीप्लाई में है इसको इधर लाइएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √2 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपॉन 2ab, इस तरीके से आ जाएगा। ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ तक तो बात क्लियर होगा। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पे √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, जबकि इस तरफ जो नंबर दिख रहा है आपको रेशनल है। तो यहाँ पे इसको लिखिए हियर √2 इज इरेशनल, और यहाँ पे हो जाएगा बट a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपॉन 2ab इज रेशनल। अब देखिए एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर कभी भी आपस में इक्वल हो सकता है, कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा सो √2 इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपॉन 2ab। और जबकि यहाँ पे आप देखे थे ऊपर में दोनों क्या हो गया, इक्वल आ गया था।
अब यहाँ पे रेशनल और इरेशनल कभी भी आपस में इक्वल नहीं होगा, जबकि यहाँ पे इक्वल आ जा रहा है, तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गया कि रेशनल इरेशनल आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए और यहाँ पे इक्वल आ रहा है। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि आप स्टार्टिंग में ही इसको रेशनल मान के चले थे। तो यहाँ पे इसको नोट करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा दिस कंट्राडिक्शन हैज़ बीन एराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। ये कंट्राडिक्शन क्यों एराइज हुआ? तो ये एराइज हुआ क्योंकि हमारा अजम्पशन ही था वो इनकरेक्ट था। और इनकरेक्ट अजम्पशन क्या था कि हम √2 प्लस √5 को रेशनल मान लिए थे। तो यहाँ पे लास्ट में लिख लीजिएगा हेंस √2 प्लस √5 इज इरेशनल। तो इस तरीके से आपको इसको प्रूव कर लेना है। एग्जाम्पल 8 यहाँ पे बोला है सो डैट देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच √n-1 प्लस √n+1 इज रेशनल। करा है कि ऐसा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n नहीं है जिसके लिए √n-1 और प्लस √n+1 ये क्या होगा? रेशनल होगा। यानी n का वैल्यू आप कुछ भी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे पुट करिएगा ना तो ये रेशनल नहीं होगा। यहाँ पे यही चीज़ हमसे बोला था। तो यहाँ पे क्या करिए ना कि पहले यहाँ पे कुछ वैल्यू आप पुट करके देखिए। जैसे यहाँ पे देखिएगा ये दे रखा था √n-1 प्लस √n+1 यही था ना, और बोला कि n का ऐसा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं है जिसके लिए ये नंबर रेशनल हो जाए। जैसे आप n = 1 ले लीजिए, तो जब आप 1 लीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √1-1 प्लस √1+1 ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1-1 0 और 0 का रूट 0 और यहाँ पे हो जाएगा 1+1 2 यानी यह आ जाएगा √2। अब बताइए ये क्या रेशनल है? नहीं ना है, ये तो इरेशनल नंबर है। इसके बाद आप n का वैल्यू 2 ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2-1 और यहाँ पे हो जाएगा 2+1। तो यहाँ पे 2-1 कितना? 1, तो 1 का रूट 1 ही रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा √3। अब बताइए ये जो नंबर है 1 प्लस √3 क्या है? इरेशनल नंबर है, बिल्कुल इरेशनल नहीं है। अब कोई भी वैल्यू लीजिए, जैसे n का वैल्यू 3 ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3-1 और यहाँ पे हो जाएगा 3+1 रूट में। तो यहाँ पे देखिए 3-1 तो 2 होगा ना, यानी √2 और 3+1 4 और 4 का रूट 2 हो जाएगा। तो ये भी नंबर क्या है? इरेशनल नंबर है। तो आप देख रहे हैं कि n का वैल्यू आप कुछ भी पुट कर रहे हैं तो वो इरेशनल नंबर ही आ रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि n का कोई भी वैसा पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू नहीं है जिसको इसमें पुट करने पे ये रेशनल आ जाए। तो अब यहाँ पे आइए क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको पहले लेट करना होगा। यहाँ पे लेट करिए, लेट ए पॉजिटिव इंटीजर, लेट अ पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच √n-1 प्लस √n+1 इज रेशनल। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम मान लिए कि एक पॉजिटिव इंटीजर n है जिसके लिए √n-1 प्लस √n+1 क्या है? रेशनल है। जैसे अभी आप n का वैल्यू पुट कर रहे थे इसमें, तो ये क्या रहा था? ये जो नंबर आता था वो इरेशनल नंबर आता था। लेकिन यहाँ पे हम लेट कर लिए कि एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर n है जिसको इसमें पुट करने पे इसका वैल्यू क्या आएगा? रेशनल आएगा। इस तरीके से आपको लेट कर लेना है। अब जब आप लेट कर लिए कि इसका वैल्यू रेशनल आएगा, तो जब रेशनल आएगा तो इसको आप a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा √n-1 प्लस √n+1। जब ये नंबर रेशनल आएगा तो इसको आप a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हो जाएगा a/b के फॉर्म में, और यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा वेयर a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर। जहाँ a और b क्या है? तो a और b पॉजिटिव इंटीजर है। इतना तो बात आपको आ गया समझ में। और यहाँ पे इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1। तो एक बार फिर से देखिए हम क्या हैं। तो सबसे पहले एक पॉजिटिव इंटीजर n मान लिए हैं, और जिसके लिए √n-1 प्लस √n+1 क्या है? रेशनल हो जाएगा। जैसे अभी जब आप n का वैल्यू इसमें पुट कर रहे थे तो जो जो नंबर आ रहा था सब इरेशनल नंबर आ रहा था। लेकिन हम यहाँ पे लेट कर लिए कि एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर n है जिसको इसमें पुट करने पे इसका वैल्यू क्या आएगा? रेशनल आएगा। और जब इसका वैल्यू रेशनल आएगा तो इस नंबर को आप a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जहाँ a और b क्या होगा? तो a और b पॉजिटिव इंटीजर है। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये कोप्राइम पॉजिटिव इंटीजर मत लिखिएगा, सिर्फ a एंड b क्या है? तो पॉजिटिव इंटीजर है। इसके बाद इसको इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए और इसके बाद इसको उलट दीजिए। तो इसको जब उलट दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/√n-1
प्लस अंडर रूट एन प्लस 1, और इस साइड भी उलट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा बी अपॉन ए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे दोनों तरफ उलट दिए हैं, तो ये हो गया 1 अपॉन इतना, ये हो गया बी अपॉन ए, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ गया। इसके बाद आपको डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है, तो यहाँ पे करिए, यहाँ पे हो जाएगा रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। यहाँ पे डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करिए, तो यहाँ पे देखिए जब रेशनलाइज करिएगा तो ये वाला साइन वहाँ माइनस हो जाएगा ना, माइनस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। डेट मीन्स ये इस तरीके से होगा 1 अपॉन अंडर रूट एन माइनस 1 प्लस अंडर रूट एन प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा इनटू अंडर रूट एन माइनस 1 माइनस अंडर रूट एन प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एन माइनस 1 और माइनस अंडर रूट एन प्लस 1। मतलब रहेगा तो वही चीज़, सिर्फ यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हो गया माइनस, यानी माइनस से ऊपर नीचे क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। इस तरफ जो है उसको लिख दीजिए, तो बी अपॉन ए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए 1 को इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये तो यही चीज़ रह जाएगा ऊपर में, तो ऊपर में इसको लिखिए अंडर रूट एन माइनस 1 और माइनस अंडर रूट एन प्लस 1, ये तो ऊपर में वही चीज़ रहेगा। और नीचे में देखिए, नीचे में यहाँ पे देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ए प्लस बी और ए माइनस बी फार्मूला पे नहीं आ जाएगा। जैसे इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, तो ये भी अंडर रूट एन माइनस 1 ए हो जाएगा और ये भी बी हो जाएगा। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट एन माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस आएगा, और अंडर रूट एन प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस तरफ बी अपॉन ए है तो बी अपॉन ए लिखिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए ऊपर में जो है उसको रहने दीजिए, तो अंडर रूट एन माइनस 1 माइनस अंडर रूट एन प्लस 1, और नीचे में बताइए कितना आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर करेगा तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो एन माइनस 1, और यहाँ पे माइनस है तो अगला को ब्रैकेट में रखिए, और यहाँ भी स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एन प्लस 1 इक्वल टू बी अपॉन ए। यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको समझते जाना है ताकि कहीं पे भी कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे ऊपर में तो वही चीज़ रहेगा अंडर रूट एन माइनस 1 माइनस अंडर रूट एन प्लस 1, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो एन माइनस 1, यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन करिएगा तो ये माइनस एन हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू बी अपॉन ए। और यहाँ पे देखिए एन से एन कट जाएगा, एन से एन कट जाएगा, और नीचे में आ जाएगा -2 ना। तो आप क्या करिए कि ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिए, ऊपर से माइनस कॉमन लीजिए। तो जब ऊपर से माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये वाला जो नेगेटिव आपको दिख रहा है ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको हम आगे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट एन प्लस 1 ये पॉजिटिव, और ये जो पॉजिटिव था ये हो जाएगा नेगेटिव अंडर रूट एन माइनस 1। यहाँ तक आपको आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे जैसे हम माइनस कॉमन लिए हैं तो ये माइनस वाला ये जो टर्म था ये हो गया प्लस, अंदर रूट के अंदर चेंज नहीं होगा, रूट के बाहर वाले साइन का बात कर रहे हैं। रूट के बाहर इसके आगे नेगेटिव था तो यहाँ पे इसके आगे हो गया पॉजिटिव, और यहाँ पे रूट के आगे इसके पॉजिटिव था तो यहाँ पे हो गया नेगेटिव, इस तरीके से। और नीचे में देखिए -1 -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा इक्वल टू बी अपॉन ए। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट एन प्लस 1 और माइनस अंडर रूट एन माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2b अपॉन ए। यहाँ पे इसको मानना होगा इक्वेशन सेकंड, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। और इक्वेशन 1 देखिए, इक्वेशन 1 यहाँ पे है अंडर रूट एन माइनस 1 प्लस अंडर रूट एन प्लस 1 इक्वल टू ए अपॉन बी। इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे इसको लिख लीजिए। तो ये था अंडर रूट एन माइनस 1 और प्लस अंडर रूट एन प्लस 1 इक्वल टू ए अपॉन बी था। ये था आपका इक्वेशन 1, इसको यहीं पे लिख दिए हैं, ठीक है, ताकि आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे आप दोनों इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को ऐड करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एडिंग 1 and 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करिए। तो ऐड कैसे करिएगा, LHS वाले को LHS के साथ और RHS वाले को RHS के साथ। तो यहाँ पे देखिएगा इक्वेशन 1 का LHS पहले लिखिए, तो ये वाला है इक्वेशन 1 का LHS, तो इसको पहले लिखिए। तो हो जाएगा अंडर रूट एन माइनस 1
प्लस अंडर रूट एन प्लस 1, यहाँ पे प्लस का सिंबल आएगा, इस तरीके से इसको कर देते हैं। और यहाँ पे फिर इक्वेशन 2 का LHS लिखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट एन प्लस 1 माइनस अंडर रूट एन माइनस 1 इक्वल टू, इसके बाद RHS को ऐड करिए, तो इक्वेशन 1 का RHS है a अपॉन बी और प्लस इक्वेशन 2 का RHS है 2b अपॉन ए। पहले यहाँ तक आप ध्यान से देख लीजिए कि वैल्यू यहाँ पे जो अरेंज किए हैं इक्वेशन 1 और 2 को जो ऐड किए हैं, तो LHS वाले को LHS के साथ, तो ये है इक्वेशन 1 का LHS और ये है इक्वेशन 2 का LHS, और फिर यहाँ पे ये है इक्वेशन 1 का RHS और ये है इक्वेशन 2 का RHS। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे तो प्लस का सिंबल है ना, तो अगर ब्रैकेट ओपन भी कर लीजिएगा तब भी कोई दिक्कत वाला बात तो होगा नहीं। जैसे अंडर रूट एन माइनस 1 प्लस अंडर रूट एन प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा प्लस अंडर रूट एन प्लस 1 माइनस अंडर रूट एन माइनस 1, और यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए ए बी, तो यहाँ से बी से बी कटेगा तो ए इंटू ए स्क्वायर, इधर ए से ए कटेगा तो 2b इंटू बी कितना होगा 2b स्क्वायर हो जाएगा ना। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी कटेगा अंडर रूट एन माइनस 1, यहाँ पे प्लस में और ये माइनस में, और यहाँ पे ये दोनों को ऐड करिए तो दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट एन माइनस 1। ऐड करने आता है ना, जैसे रूट एक्स प्लस रूट एक्स रहेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 रूट एक्स। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी अंडर रूट एन प्लस 1 प्लस अंडर रूट एन प्लस 1, तो इसको ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट एन प्लस 1 होगा यहाँ पे, इक्वल टू इधर जो है उसको लिखिए तो ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन ए बी। अब दो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इसको इधर ले आइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 2 को ए बी के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट एन प्लस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे 2 को ए बी के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो ये 2ab हो जाएगा ना, इस तरीके से। तो अब देखिए ये जो नंबर आपको दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 2ab, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि आप ए और बी को क्या माने थे, पॉजिटिव इंटीजर माने थे, तो आप ए और बी की जगह पॉजिटिव इंटीजर पुट करिएगा तो ये जो पूरा वैल्यू आएगा वो एक रेशनल नंबर ही आएगा। तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो यहाँ पे लिखिए चूँकि ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 2ab ये क्या है, रेशनल है, तो इज रेशनल। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जब ये रेशनल नंबर है तो जब ये रेशनल है तो इतना इक्वल टू रेशनल नंबर आ रहा है तो ये भी रेशनल होगा, क्योंकि रेशनल नंबर आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे अंडर रूट एन प्लस 1 इक्वल टू रेशनल नंबर है, तो आप बोल सकते हैं ना कि अंडर रूट एन प्लस 1 का भी वैल्यू आएगा वो एक रेशनल नंबर आएगा। जैसे अंडर रूट 4 इक्वल टू 2 है, अंडर रूट 4 इक्वल टू 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि अंडर रूट 4 का जो वैल्यू आएगा वो एक रेशनल नंबर आएगा, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो 2 के इक्वल आ रहा है, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा वो एक रेशनल नंबर आएगा। तो यहाँ भी वही चीज़, जैसे अंडर रूट एन प्लस 1 इक्वल टू ये वाला जो नंबर है वो एक रेशनल नंबर है, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा वो एक रेशनल नंबर आएगा। आ रहा बात समझ में? तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं सो अंडर रूट एन प्लस 1 इज ऑल्सो रेशनल। इस तरीके से आपको करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक केस और आपको करना होगा, जैसे यहाँ पे हम इक्वेशन 1 और 2 दोनों को क्या किए थे, ऐड किए थे ना। अब केवल आपको दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करिए, तो यहाँ पे लिखिए सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2। 1 एंड 2 का मतलब 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 1 एंड 2 लिखिए या 1 माइनस 2 लिख दीजिए, 1 माइनस 2। तो सब्ट्रैक्ट भी आपको किस तरीके से करना है, LHS वाले को LHS के साथ और RHS वाले को RHS के साथ। तो पहले इक्वेशन 1 का LHS लिखिए, तो यहाँ पे है अंडर रूट एन माइनस 1 और प्लस अंडर रूट एन प्लस 1, यही ना आपका इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 नीचे वाला है तो ये आपका LHS हो गया, और इक्वेशन 2 का LHS लिखिए, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे अंडर रूट एन प्लस 1 माइनस अंडर रूट एन माइनस 1 इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद RHS को लिखिए, तो इक्वेशन 1 का RHS है a अपॉन बी माइनस इक्वेशन 2 का RHS है 2b अपॉन a, इस तरीके से हो जाएगा। तो इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ से ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एन माइनस 1 प्लस अंडर रूट एन प्लस 1, और यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करिए, तो ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट एन प्लस 1, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस अंडर रूट एन माइनस 1 इक्वल टू, इधर तो आपको एलसीएम लेना होगा,
तो एलसीएम ए बी हो जाएगा, तो बी से बी कटेगा तो यहाँ पे ए इंटू ए स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे ए से ए कटेगा तो बी बचेगा, तो 2b इंटू बी, ये हो जाएगा 2b स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे n+1 माइनस में और यहाँ पे n+1 प्लस में, तो ये दोनों तो कट जाएगा। यहाँ पे दोनों को ऐड करिए माइनस वाला को, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√n-1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन ए बी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए इस दो को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है ए बी के साथ, तो यहाँ पे करिए तो ये हो जाएगा √n-1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। यहाँ पे दो को ए बी के साथ क्रॉस करिएगा तो ये 2ab हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 2ab। और यहाँ पे बताइए ये जो नंबर आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 2ab, ये क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि ए और बी था वो पॉजिटिव इंटीजर था, और यहाँ पे आप पॉजिटिव इंटीजर ए और बी की जगह पुट करिएगा तो पूरा कैलकुलेट करने पे ये रेशनल नंबर आएगा। और जब ये रेशनल नंबर आएगा तो ये जो √n-1 है वो रेशनल नंबर के इक्वल हो जाएगा, यानी ये भी क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे √16 है और इसका वैल्यू 4 के इक्वल आ रहा है, यानी आप बोल सकते हैं कि ये जो रूट का जो वैल्यू आएगा वो एक रेशनल नंबर के इक्वल आएगा। जैसे अगर इसका √16 जो है वो 4 के इक्वल है, तो आप बोल सकते हैं ना कि √16 का जो वैल्यू आएगा वो एक रेशनल नंबर आएगा। तो यहाँ भी वहीं से समझाना चाह रहे हैं, जैसे ए और बी का वैल्यू पुट करने पे इसको पूरा सोल्व करिएगा तो यहाँ पे एक रेशनल नंबर आएगा, और जो कि √n-1 उसके इक्वल है, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे पहले लिखिए, चूँकि ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 2ab इज रेशनल, और √n-1 ये रेशनल के इक्वल है, तो ये भी क्या होगा? रेशनल होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ना √16 4 के इक्वल है, 4 रेशनल है, तो √16 भी क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। अगर इसको कैलकुलेट करेगा तो रेशनल ही होगा ना, बिल्कुल रेशनल होगा। कैलकुलेट करेगा तो 4 आएगा, जो कि क्या है? रेशनल है। तो यहाँ भी वहीं से समझा रहे हैं कि जब ये रेशनल है, ये वाला रूटवा वाला नंबर इसके इक्वल है, तो ये भी रेशनल होगा। तो यहाँ पे लिखिए, सो √n-1 इज रेशनल। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे √n-1 रेशनल आ गया, और यहाँ पे ऊपर में आप देखे थे कि √n+1 ये भी क्या आया था? रेशनल। यानी √n+1 और √n-1 दोनों क्या आया है? रेशनल आया है। तो अब एक चीज़ बताइए आप, जैसे अगर कोई भी रूट वाला नंबर रेशनल है, जैसे हम मान लेते हैं √4 या फिर √25 या फिर √16 या फिर √36 ले लीजिए, या फिर √64 ले लीजिए, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो भी रूट के अंदर जो वैल्यू है, और अगर वो रेशनल है तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे √4 है तो ये 2 का स्क्वायर नहीं होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर का क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे √25 है और हम बोले कि √25 एक रेशनल नंबर है, तो जब इसमें बोलिएगा कि √25 एक रेशनल नंबर है तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे देखिए ये 5 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा ना, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसे √16 है तो ये भी रेशनल है, तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 4 का स्क्वायर 16 होगा ना। उसी प्रकार जैसे √16 ये 36 रेशनल है, तो ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर जो कि 6 का परफेक्ट स्क्वायर है 36। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़, यहाँ पे रूट को काटिए, ये 64 है, तो यहाँ पे भी जैसे अगर √64 रेशनल है तो ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर होगा जो कि 8 का है। अरे बस समझ में। तो यहाँ पे भी √n+1 और √n-1 दोनों क्या आया था? रेशनल नंबर आया। यानी यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं कि ये दोनों नंबर जो होगा एक पॉजिटिव इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा, सो n+1 and n-1 are perfect square of positive integer। परफेक्ट स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ये जो n+1 और n-1 है वो एक पॉजिटिव इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे यहाँ पे आप देखें ना, जैसे 4 था, 4 √4 क्या है? एक रेशनल नंबर है,
तो ये जो 4 रूट के अंदर जो 4 दिख रहा है वो 2 का क्या परफेक्ट स्क्वायर है। अंडर रूट 25 एक रेशनल नंबर है, तो ये 25 5 का परफेक्ट स्क्वायर है। उसी प्रकार अंडर रूट 16 रेशनल नंबर है, तो ये जो 16 है वो 4 का क्या परफेक्ट स्क्वायर है। अरे बस समझ में। तो उसी प्रकार अंडर रूट n+1 रेशनल है, तो ये जो n+1 है ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर होगा। और यहाँ पे भी अंडर रूट n-1 रेशनल है, तो ये भी n-1 जो है वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो वही चीज़ तो यहाँ पे लिखा गया है कि n+1 एंड n-1 आर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। n+1 और n-1 है जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर होगा। यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ और समझना होगा, जैसे 1 का स्क्वायर करिए तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करिए तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करिए तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा। उसी प्रकार 4 का स्क्वायर करिए तो ये आ जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर करिए तो ये आ जाएगा 25। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करिए कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे इस तरफ जो भी नंबर आपको दिख रहा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे 4 क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इस तरीके से 16 25 सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच जो मिनिमम डिफरेंस होगा, यहाँ पे देखिए ये दोनों के बीच मिनिमम डिफरेंस कितना का है, 3 का डिफरेंस है ना। यानी दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 3 का होता है। जैसे यहाँ पे अगर ये दोनों नंबर के बीच डिफरेंस निकालिएगा तो ये हो जाएगा 5, अगर ये दोनों नंबर के बीच डिफरेंस निकालिएगा तो 7 हो जाएगा, और अगर ये दोनों नंबर के बीच डिफरेंस निकालिएगा तो ये हो जाएगा 9। तो ये तो इस तरीके से हुआ। लेकिन अगर आप 4 और 25 के बीच का डिफरेंस निकालिएगा, 4 और 25, क्योंकि ये दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही हैं तो इसके बीच का डिफरेंस आ जाएगा 21। अगर आप 1 और किसी के दो को ले लीजिए, जैसे 1 और 16 का निकालिएगा, 1 और 16, तो ये भी दोनों तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही हैं, तो यहाँ पे इसके बीच का डिफरेंस 15 आ जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करिए कि यहाँ पे जो मिनिमम डिफरेंस आएगा वो 2 ही आएगा, सॉरी 3 आएगा, 3 से कम हो नहीं सकता है। यानी दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच का जो मिनिमम डिफरेंस यानी कम से कम जो डिफरेंस आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। 3 से कम कभी आएगा ही नहीं। आप कोई भी दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लीजिए, उसका मैक्सिमम डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम डिफरेंस 3 होगा, 3 से कम कभी हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे भी n+1 और n-1 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है किसी पॉजिटिव इंटीजर का। तो जब ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है किसी पॉजिटिव इंटीजर का, तो जब आप इसका भी डिफरेंस निकालिएगा तो मिनिमम डिफरेंस कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। मतलब 3 से कम नहीं आना चाहिए, 3 से अधिक कुछ भी आ जाए लेकिन 3 से कम नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस निकाल के देखिए कि ये वैलिड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए हियर, यहाँ पे डिफरेंस करिए तो n+1 माइनस n-1 इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिएगा n+1 और यहाँ पे ब्रैकेट हटाइए तो -n, ये +1 हो जाएगा, तो n से n तो कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 1+1 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 2 आ गया, और जबकि यहाँ पे बोल रहा है कि दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच का जो मिनिमम डिफरेंस होगा कम से कम वो 3 होगा, 3 से कम कभी हो ही नहीं सकता है। और यहाँ पे देखिए 3 से कम आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि मिनिमम डिफरेंस 2 तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। आप कोई भी दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर लीजिएगा तो उसके बीच का कम से कम जो डिफरेंस होगा वो 3 होगा, अधिक से अधिक कुछ भी हो सकता है लेकिन कम से कम 3 होगा। तो यहाँ पे पहले लिखिए हियर मिनिमम डिफरेंस इज 2 विच इज नॉट पॉसिबल। ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। इसका डिफरेंस कभी भी दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिफरेंस 2 आ ही नहीं सकता है, कम से कम 3 आएगा, 2 तो कभी आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हो गया विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहता तो इसका मिनिमम डिफरेंस 3 आता, और अधिक से अधिक तो कुछ भी आ सकता था, लेकिन 3 से कम नहीं आता, और यहाँ पे 3 से कम आ गया। यानी ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, और जब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो फिर रेशनल भी नहीं होगा। क्या कि जाहिर सी बात है, अगर रूट के अंदर कोई भी नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे आप लिख दीजिए 7, या फिर आप लिख दीजिए 11, या फिर आप लिख दीजिए 15, या फिर आप लिख दीजिए 12, ये सब क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं ना है। तो फिर जब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो फिर ये रेशनल भी नहीं होगा, जाहिर सी बात है। ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है। अगर रूट के अंदर कोई भी नंबर आप लिख देते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो तो फिर वो रेशनल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर भी ये दोनों नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यहाँ पे देखिए
ये दोनों भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो ये रेशनल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे इसको लिखना होगा सो √n + 1 एंड √n-1 इज नॉट रेशनल। क्यों नहीं रेशनल हुआ, जब आपको समझ आ गया होगा तो यहाँ पे लास्ट में लिख लीजिएगा हेंस देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर, देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच √n-1 प्लस √n+1 इज रेशनल। यानी n का कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर पॉसिबल नहीं है जिसके लिए √n-1 और प्लस √n+1 का वैल्यू रेशनल आ जाए। तो इस तरीके से इसको प्रूव करना था।